हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस का जोन। आज मैं लाइट चैप्टर का पार्ट 2 कराने वाला हूँ, जिसमें मैं रिफ्रैक्शन का पार्ट कवर करूँगा। इसमें स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लेटरल शिफ्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कवर होंगे। पार्ट 1 में आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पार्ट 3 में आपको लेंसेज के बारे में बता दूंगा और PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगवा देंगे। तो इस हिसाब से हमारे तीन चार पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में जो पहला मेन टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को मैं इजी एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा। जैसे ये एक बीकर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए उससे निकलती हुई रिफ्रैक्टेड रे हमारी आंखों पे पड़नी चाहिए। हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी हमारी आंखों पे पड़ रही होंगी, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पे इस कॉइन को देखने के लिए इससे निकलती हुई रेज हमारी आंखों पे पड़नी चाहिए। तो इससे रेज जो निकल रही हैं ये हमारी आंखों पे पड़ी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनका पाथ चेंज हो जा रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है ये मैं अभी इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में इसके जस्ट बाद बताऊंगा। अब ये यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को लगता है कि जो रेज आ रही हैं वो अपेरेंटली जहाँ से आ रही हैं वो ये पॉइंट है, ये अपेरेंट यहाँ पे। तो हमें जो भी कॉइन जो होगा जो सबसे नीचे रखा है वो ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि ये रेस प्रोजेक्ट ऐसी हो जा रही हैं। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे, और रियल कॉइन ये है। ये रेज जो हमारी आंखों पे पड़ रही हैं, ये जहाँ से रेज आती है हमें लगता है ऑब्जेक्ट वहीं पे है, और ये अगर हमें इसको प्रोजेक्ट बैक करें तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो ऊपर से ये डेप्थ होगी जो हमें अपेरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जो हमारा इल्यूजन है, लेकिन कॉइन सबसे नीचे है क्योंकि ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया। ये होता है लैटरल शिफ्ट। यहाँ से जो जितना शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है ये अपेरेंट डेप्थ है, और ये जो पूरा है जहाँ पे कॉइन रखा है ये रियल डेप्थ है। अब जहाँ रियल डेप्थ से जितना ऊपर शिफ्ट हुआ है अपेरेंट डेप्थ, ये पार्ट होता है हमारा लेटरल शिफ्ट। इसीलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो देखते हैं अगर वहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज़ हो रहा है तो हमको उसकी रियल पोजीशन ना जान के हम उसकी अपेरेंट पोजीशन को देखते हैं। ये हो गया हमारा फिनोमेना। अब ये किस पे बेस्ड है मैं वो अब बताने जा रहा हूँ। जो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ वाटर से बाहर निकलते समय, वो क्यों हुआ। सपोज करिए दो मीडियम है, अब एक मीडियम में जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वो बहुत दूर दूर हैं, तो ये मीडियम रेयर है, मतलब बहुत खाली है। और अगर दूसरे में मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड या फिर बहुत पास पास हैं। तो अब इन दोनों में अगर मैं लाइट रे इंसिडेंट कराऊँ तो ये जाके बहुत सारे पार्टिकल से ये कम पार्टिकल से टकरा के आसानी से बाहर निकल आएगी। इसको टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर यहीं मैं इस डेंसर मीडियम में, अब जो ऑप्टिकली डेंसर है, यहाँ मास डेंसिटी की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ ऑप्टिकली मतलब रे को कितना टाइम लग रहा है, ऑप्टिकल कितनी डेंस है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकरा के बहुत टाइम लगेगा इसको बाहर आने में। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी अगर हाई होगी तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो लो होगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी कम होगी, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ये इस फिनोमिना पे हम बात करें तो हमने पिछला वाला जो देखा था इसलिए वो रेल बेंट हुई थी। अब एक बात समझने वाली जो ये है कि अगर एक मीडियम ये एयर है और ये जो दूसरा मीडियम है ये ऊपर वाला है, ये एयर है, और ये जो नीचे वाला डेंसर मीडियम है वो है ग्लास। अब कोई भी रे एयर से ग्लास की तरफ आएगी, ये हम नॉर्मल बना देते हैं इसके, ये इंसिडेंट रे है,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो आप पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। और ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ है ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, सॉरी, ये रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होते, ये रिफ्लेक्शन का केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। अब जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब अगर हम देखें तो इसका पाथ ये ऐसे सीधी जा सकती थी, लेकिन अगर ये डेंसर मीडियम में आई तो इसकी स्पीड स्लो हो गई, तो ये इस तरफ बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको ऐसे कर दिया। ये चीज़ होती है हमारी इसमें। और वहीं अगर हम मीडियम पलट दें, अगर हम मीडियम पलट दें, मतलब मेरा कहने का ये है, अगर ये ग्लास है और ये एयर है, अब हम इंसिडेंट कराएं एंगल नॉर्मल बना के, तो हमारा ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, हमारा जो लाइट रे का पाथ है वो ओरिजिनली ये होना चाहिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन हमारी लाइट रे अब नॉर्मल से दूर जाती है, मतलब ओरिजिनल पाथ से दूर जाती है, तो हमारी लाइट रे का रिफ्रैक्टेड रे ये हो जाता है। और ये एंगल जो बनता है इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से रे बाहर निकलती है। अभी मैं ग्लास लैब बताऊँगा तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो बस ध्यान से आप देखते चलिए। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया। अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, अगर वो रेयरर से डेंसर जाएगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ये दो फिनोमेना हो गए। अब हम यहाँ पे ग्लास लैब की बात करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। ये आई हमारी ये एयर मीडियम है और ये ग्लास है। ग्लास लैब 2D 3D होता है, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए 2D एक शेप लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आई हमारी इंसिडेंट रे, ये बना नॉर्मल। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो कम होगा, ये ओरिजिनल पाथ इसका ये था, लेकिन यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। अब इस रे को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी क्योंकि ये दोबारा ग्लास से हम दोबारा एयर में जा रही है, तो ये ऐसे जाएगी। इसको मैं सही से बना देता हूँ। अब ये जो हमारा रे आ रही थी, ये अगर कोई डिस्टर्बेंस ना होती तो ये ओरिजिनल पाथ पे अपने ऐसे जाती, और लेकिन ये रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इससे रे निकली है वो ये है। इस रे को हम कहते हैं एमर्जेंट रे, और ये एंगल जो नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ओरिजिनल पाथ और ये इमर्जेंट रे के बीच में जो ये एरिया होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट। जो रे में रे अगर सीधी जाती और यहाँ पे लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद शिफ्ट हो गई, इतना शिफ्ट हुई, क्योंकि अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इतना शिफ्ट हो गई, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होती हैं। ये हो गई हमारी ग्लास लैब की बात। अब आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्नेल ने लॉ दिया था कि जैसे अगर मैं ये बना दूं, अगर ये मीडियम 1 है जो कि रेयर है और ये मीडियम 2 है जो कि डेंस है। अब स्नेल ने ये कहा था कि हम अगर जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं या घटाएं तो उसका रेशियो साइन ऑफ एंगल आर से हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो रेशियो होता है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है। वो अगर मीडियम सेम है तो एंगल साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं।
अगर मीडियम सेम है तो चाहे एंगल जितना भी हम बढ़ा घटा लें उसका रेशियो सेम रहेगा। अगर मैंने ये I1 ले लिया और ये I2 ले लिया और ये R1 है और R2 ले लिया, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज ऑलवेज इक्वल टू साइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन I2 अपॉन साइन R2। ये हमेशा अगर सेम मीडियम में हो रहा है तो दोनों का साइन एंगल हमेशा इक्वल होता है। अब बहुत बच्चों को मैंने देखा है स्कूल में कि वो साइन आई अपॉन साइन आर को, जैसे अगर हम साइन आई को 60 ले लेते हैं, साइन एंगल इंसिडेंस एंगल को 60 ले लेते हैं और रिफ्रैक्टेड को 30, तो वो सीधे इसको सॉल्व करने के लिए ये सीधे 2 से काट देते हैं। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे वो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं लेते हैं, यहाँ पे उसका दूसरा डेरिवेशन है। यहाँ पे साइन की अलग अलग जो वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90 और बीच में साइन 45 भी होता है। इसकी अलग अलग वैल्यू होती हैं। साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है और यहाँ पे इसकी होती है √3/2 और ये 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। हम यहाँ पे साइन की वैल्यूज पुट करेंगे। अगर साइन एंगल 30 दिया है तो 1/2 पुट करेंगे, अगर साइन एंगल 45 दिया है तो 1/√2 पुट करेंगे। यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ना कि उनको काटेंगे। उनको काटेंगे तो आप बहुत ही मतलब बेहुदा मजाक है वो मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन हम उसको बहुत ही आसान बना देंगे। हमने देखा कि साइन आई और साइन आर हमेशा कांस्टेंट आ रहे थे, एक कांस्टेंट टर्म प्रोड्यूस कर रहे थे। जो कांस्टेंट टर्म को बार बार कांस्टेंट क्या बोले, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेशियो होता है जो हमें बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम का रेशियो या फिर उनकी कंपैरिजन बताता है, लाइट की स्पीड का कंपैरिजन 2 मीडियम में। जैसे हम 2 मीडियम कोई भी ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले आप समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो एब्सोल्यूट होता है, एक होता है रिलेटिव। आप एब्सोल्यूट वर्ड सुन के ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम अपना जो लाइट जिस मीडियम में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसको हम किसी एंटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। एंटिटी ये मतलब जो भी उस रेंज में बिगेस्ट क्वांटिटी होती है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये होती है हमारी सी हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है जैसे NW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर हमें वाटर निकालना है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम यहाँ पे क्या है, वाटर। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जानना है तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेंगे। अगर मान लीजिए ये आ गया 1.5 = C/V, एग्जाम्पल ऐसे ही मैं ले रहा हूँ ये समझाने के लिए, =V, मतलब अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो C/1.5। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में है वो 1.5 गुना कम है जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से 1.5 टाइम्स कम है स्पीड ऑफ लाइट वाटर में। ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है। अब इसके आगे बढ़ें तो इसके हमने 2 फॉर्मूले देख लिया है। एक आपने देखा था साइन आई अपॉन साइन आर = या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर मीडियम मान लीजिए 1 है, कोई भी मीडियम 1 है तो ये C/V1, ये दूसरा फॉर्मूला था। अब तीसरे फॉर्मूले की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ से रिलेट करने वाले हैं।
अब यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम दो मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2, तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द अदर और 2। अगर दो मीडियम हमने लिए 1 और 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसके लिखने का तरीका ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब जिसका निकालना है वो पहले कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो आगे रखेंगे। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे n1 लिखें पहले अपॉन n2 लिखें, या फिर n2 लिख के n2 अपॉन n1 लिखें। यहाँ पे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट का आप मतलब ये भी समझ सकते हैं अपने समझाने के लिए डिवाइड, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे ये डिवाइड में चला गया। इस फिनोमेना से या फिर इस स्ट्रैटेजी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं मीडियम 1 का, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लाइट के स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल के यहाँ पे रखा गया है दो मीडियम का। अब उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम फिर से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब इसी को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये हमारा ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, और नया फॉर्मूला एक हम इससे और डिराइव कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा CV2 बाय CV1। हम ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि CC इसमें कट जाएगा और V1 अपॉन V2 आ जाएगा। ये मतलब यहाँ पे इसको मैंने सीधे ये लिखा था कि स्पीड ऑफ ये 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। यहाँ पे V1 अपॉन V2, यहाँ पे ये चीज़ ये जो आई है ये है कि अगर हम स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालें, तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि पहले मीडियम में जो स्पीड है और दूसरे मीडियम में जो स्पीड है उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक और आप बात सुन लीजिए, N12 इंटू N21, मतलब रिवर्स अगर इसको करें तो ये हमेशा 1 आता है। ये कैसे है आप देख लीजिए। N12 क्या होगा, N1 अपॉन N2, क्योंकि मैंने बताया था आप इसको ऊपर रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला, और इंटू N21, यहाँ पे N2 ऊपर है और N1 नीचे है, तो ये डायरेक्टली कट के 1 आ जाता है। ये है रिवर्स। जब इसका मतलब यहाँ पे ये था कि अगर आपने कोई एक मीडियम लिया है 1 और 2, अब यहाँ के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में लेके जब रखेंगे, मान लीजिए x आया और x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, अब जब दोनों को इंटू करेंगे तो वो 1 आएगा। मतलब ग्लास टू एयर मान लीजिए निकाला और एयर टू ग्लास, उन दोनों को इंटू करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक, अब ये हमारे 4 फॉर्मूले हो गए। अब आगे बढ़ते हुए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी का। अब मान लीजिए एक मीडियम है, आप ये जानते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारे दो मीडियम में स्पीड का कंपैरिजन बनाता है, क्योंकि आखिरी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको V1 अपॉन V2, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। इसमें दो मीडियम की स्पीड को कंपेयर करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। अब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसमें मोड़ने की, मतलब उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लाइट बेंड होगी। अब और उतनी ही कम वेलोसिटी होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, उसमें बेंड करने की शक्ति ज़्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका, तो उसमें समझ लीजिए ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। जैसे डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। अब ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक का पाया गया है। अब ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42, इसका ये मतलब है कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है वो डायमंड में आते ही 2.42 टाइम्स कम हो जाती है। इतना ज़्यादा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है कि इतना ज़्यादा वो बेंड कर देता है लाइट को।
मतलब जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी एक पर्टिकुलर मीडियम की, उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, उतनी धीरे फ्लो करने लगेगी हमारी लाइट की स्पीड। ये था आज का पूरा जो भी समझाना था पार्ट 2 में। अब अगले पार्ट में मैं आपको लेंसेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और जो भी डाउट होगा आपका कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। थैंक यू।